देखिए, मैंने शुक्र के बारे में आप लोगों को बड़े आराम से और ध्यान से समझाया कि शुक्र ग्रह किस तरह से शुभ और अशुभ होता है। अब बहुत ही आसान हो गया कि हम उसको भाव में भी समझ लें। शुक्र ग्रह मैं सारे भाव में कराऊं इससे पहले मैं शुक्र से रिलेटेड एक दोष के बारे में बात करना चाहूंगा। शुक्र ग्रह के कारण ही स्त्री श्राप पनपता है। स्त्री श्राप का मायने, जैसा कि नाम ही है इसमें, कि किसी महिला का श्राप, और ये श्राप का इस जन्म से कोई लेना देना नहीं है। ये पूर्व जन्म का श्राप है। इसके लक्षण जरूर आप समझ पाएंगे और इस जन्म में इस श्राप के काफी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये श्राप एक ऐसा श्राप है जिसमें सामने वाला व्यक्ति जो भी पीड़ित होता है वो केवल हाँ नहीं करता, वो जोर जोर के चिल्लाने लगता है कि हाँ 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 है, और बहुत जोर के है। मतलब कि पीड़ा उसे बहुत गहरी होती है। इस श्राप को पहचानना बहुत जरूरी है। ये श्राप जब लगता है जब पूर्व जन्म में हम किसी को प्रेम में धोखा देते हैं, हम किसी के इमोशंस के साथ खेलते हैं, तो ये श्राप जन्म लेता है। हम किसी को प्रेम में धोखा दे करके उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। तड़पने से मतलब है कि वो बेचारा अपने आप को बहुत वैसा फील करता है कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस इंसान के ऊपर विश्वास किया। एक प्रकार से ये प्रेम का विश्वासघात ही स्त्री श्राप है। समझ गए आप लोग? बहुत सिंपल है। टेक्निकली इसको कैसे देखा जाता है? वैदिक में अलग तरीके से देखा जाता है और लाल किताब में अलग तरीके से देखा जाता है। लाल किताब का सिंपल तरीका है कि सप्तम भाव में यदि सूर्य या चंद्रमा या राहु, ये तीन ग्रह नोट कर लें। सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठा है या चंद्रमा बैठा है या राहु बैठा है तो स्त्री श्राप माना जाए। अब इसके आगे स्टेप नंबर 2, अगर यही ग्रह शुक्र के साथ बैठ जाए। पहला स्टेप तो ये कि 7th हाउस में ये ग्रह बैठे हो। सेकंड स्टेप में शुक्र सूर्य के साथ बैठा हो, या शुक्र चंद्र के साथ बैठा हो, या शुक्र राहु के साथ बैठा, तो भी स्त्री श्राप माना जाएगा। स्टेप नंबर 3, शुक्र यदि नीच राशि यानी कि छठे भाव में बैठा हो और किसी पाप ग्रह द्वारा दृष्टि पाता हो। ये जरूर ध्यान देना, केवल छठे भाव में नहीं, छठे भाव में बैठा हो और पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो स्त्री श्राप का उसको असर देखने को इस जन्म में जरूर मिलेगा। अब इसके क्या क्या परिणाम होंगे इस जन्म में? पहला, उसको जिस से भी प्रेम होगा
वो तो उससे तो विवाह उसका इस जन्म में नहीं होगा। 1 मिनट मैं आप लोगों से अभी बात करता हूँ, आइए प्लीज बैठिए। तो इस प्रकार से प्रणाम भाई, अगर जिस व्यक्ति के साथ भी ये चीज होती है, पहला लक्षण यही होगा, इस जन्म में अपने समय में वो जिसे भी पसंद करेगा उससे उसका विवाह नहीं होगा, यानी कि मनवांछित जीवन साथी प्राप्त नहीं होगा। अब मनवांछित जीवन साथी प्राप्त नहीं होगा इसका मतलब शादी दूसरे से होगी, जिसको अंग्रेज लोग बोलते हैं ना माई सोलमेट। तो सोलमेट का कंसेप्ट तो उनकी लाइफ से फेल हो जाएगा, तो सोलमेट तो आएगा नहीं, बॉडी मेट ही मिलेगा अब उनको। अब बॉडी मेट मिला कोई बात नहीं, अब क्या होगा, दोनों के बीच में इमोशनल गैप रहेगा, यानी कि दोनों को एक ऐसी फीलिंग बार बार निरंतर आएगी कि हम साथ रहते हैं, साथ जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी दोनों के जीवन में काफी कमी है, दोनों के रिलेशनशिप में काफी कमी है। अब याद करो पहले नंबर वाला स्टेप, पहला नंबर स्टेप क्या था, अगर 7th हाउस से ये निर्माण हो रहा है स्त्री श्राप, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पति पत्नी के बीच का गैप ज्यादा बढ़ जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि जीवन साथी एक दूसरे के प्रति शत्रुवत व्यवहार करते हैं। अब आप में से कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि जब एक दूसरे को शत्रु समझेंगे तो इनका तो तलाक हो जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि इनका तलाक नहीं होता है, और ये बिल्कुल जैसे ट्रेन चलती रहती है ना दो पटरी के ऊपर, है वो मिलते तो कभी नहीं परंतु साथ साथ चलते रहते हैं। तो इनका बुढ़ापा भी आ जाता है, 50 साल के भी हो जाए तो विचार नहीं मिलते इनके आपस में, पर हाँ साथ साथ चलते रहते हैं और एक दूसरे को पीड़ा देने का भरसक प्रयास करते हैं, अपने ताना मारने में, टॉन्टिंग कसने में या उसको इमोशनली हर्ट करने में एक दूसरे को बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, और एक दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में और एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में ही लगे रहते हैं जिंदगी भर। वो आदमी कहता है मैं औरत को सुधारूंगा, औरत कहती है मैं आदमी को सुधार के मानूंगी, दोनों एक दूसरे को सुधारते रहते हैं और सुधरता कोई भी नहीं। यही स्त्री श्राप है। अब लाल किताब है, लाल किताब कहती है कि ठीक है भाई, आदमी के साथ साथ औरत का भी जो शुक्र है वो भी उसका जो है दाम्पत्य जीवन है। मतलब ये मत सोचिए कि केवल स्त्री श्राप है तो इसका मतलब केवल ये पुरुष पर ही एप्लीकेबल है। हाँ, पुरुष को पीड़ा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल स्त्री श्राप में, ये थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना होगा। स्त्री श्राप में अक्सर जो भी पीड़ित पक्ष होता है, पीड़ित पक्ष वैसे दोनों ही होते हैं, पर एक उसमें से ज्यादा पीड़ित होता है जिसकी कुंडली में ये निर्माण हुआ होता है, क्योंकि उसको फीलिंग ज्यादा आती है। वो जितने भी चुटकुले बने हैं ना कि पत्नी मायके चली गई पति खुश हो गया, पत्नी छोड़ के भग गई बड़ा खुश हो गया, वो सारे ये स्त्री श्राप वालों को लेकर के ही बने हुए हैं। जिन जिन की कुंडलियों में स्त्री श्राप है, ये चुटकुले उन्हीं का जो है देन है, उन्हीं के ऊपर बताए गए हैं ना। बनाने वाले भी वही होंगे गुरुजी। बनाने वाले भी वही हैं। जैसे एक पति पत्नी का तलाक हो गया और पत्नी जो है कुछ समय के बाद 6 महीने के बाद कोर्ट में फिर पहुंच गई और जज को कहती है साहब मुझे अब तलाक नहीं चाहिए। बोला क्यों नहीं चाहिए भाई, तूने तो मांगा था तलाक।
सारा इतना बखेड़ा खड़ा करा तेने तलाक के लिए। कहता है मेरे को कल वो मिला और देखा, बड़ा खुश था, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मुझे तो फिर वो चाहिए है? तो बड़ा खुश नजर आ रहा था। तो ये समस्या जो है, पीछे पड़ जाते हैं एक दूसरे के। ऐसे में लाल किताब क्या कहती है कि इन लोगों को उपाय करना चाहिए। उपाय में वैसे तो कुछ उपाय बन सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे उपाय बन सकते हैं, फिर भी जो मुख्य उपाय है, गौ सेवा सबसे प्रमुख उपाय है। दूसरा, देसी घी का दिया अपने पूजा स्थल में जलाना, और अपने जीवन साथी की बातें बड़े ध्यान से सुनते रहना, उसको तसल्ली बख्श आराम से शांति पूर्वक सुनते रहो, उसका बुरा मत मानो ज्यादा, है ना। ये समझो कि ये पास्ट लाइफ का कर्मा है, ये चुकता हो रहा है। उल्टा उनसे हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। शुक्र को मजबूत बनाने का उपाय करें जो भी हो सकते हैं। ये स्त्री श्राप था। अब हम बात करते हैं, शुक्र यदि सेकंड हाउस में आएगा तो क्या होगा। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ बताएं। जैसे आपने लिखा कि शुक्र अगर नीच राशि में बैठा है प्लस किसी पाप ग्रह द्वारा दृष्ट है, तो जी। इसमें चंद्र सूर्य भी आएगा क्या? चंद्र पाप ग्रह पाप तो ग्रह नहीं है। नहीं है कविता जी, चंद्र हाँ। पाप ग्रह नहीं है। हाँ, मंगल शक्ति हो गया, है इसलिए शनि पूछी। हो गया, और हाँ। सब लाल किताब के रूल ही इसमें लगाइएगा, है ना। हाँ। हाँ, जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में मंगल बैठा है और किसी का शुक्र बैठ गया छठे भाव में, तो लाल किताब के नियम के अनुसार दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह छठे भाव को देखेगा। तो छठे भाव में शुक्र नीच का हो गया और ऊपर से मंगल द्वारा दृष्ट हो गया, तो ये स्त्री श्राप बन गया। या शनि जो है दूसरे में बैठ जाए, ये है। चंद्रमा पाप ग्रह में नहीं आता। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो पक्ष से कमजोर चंद्रमा होता है वो जरूर पाप ग्रह बन जाता है। पक्ष बली चंद्रमा शुभ माना जाता है। हाँ मंजीत जी। गुरुजी, सिक्स्थ हाउस के केस में ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए कि एक तो सिक्स्थ में प्लेसमेंट हो और साथ में दृष्टि भी पड़े। अगर दृष्टि नहीं पड़ रही तब ठीक है। तब ठीक, तब जरूरी नहीं कि चांस नहीं है कि वही हो। फिर वो देखना पड़ेगा शुक्र को मदद कहाँ से मिल रही है, कहाँ से नहीं मिल रही है। शुक्र को शनि की मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। शनि की अगर मदद मिल जाएगी तो वो उस चीज से उभर जाएगा, है ना। ठीक है और गुरुजी, शनि ये का कंडीशन सिंपल सा मतलब ये है, शनि मेटलिस्टिक प्लेनेट है। लाल किताब में लॉजिक को समझो, शनि मेटलिस्टिक प्लेनेट है। अगर शनि मदद कर रहा है, शनि ताकतवर है कुंडली में, इसका मतलब उसके पास पैसा बहुत है। अब जीवन साथी वैसे भी छोड़ के नहीं भाग सकता, पैसा बहुत है बंदे के पास, वो भागना भी बड़ा मुश्किल है। या उसको सुख सुविधाएं इतनी दे रखी है उसने कि उस बात को लेकर के भी वो झगड़ा कम कर रहा है, क्योंकि जो चीज सोचे उससे पहले वो चीज उसको मिल रही है, तो बंदा किस बात पे झगड़ा करेगा। तो वो वाली चीज भी हो जाती है। जी जी। हाँ, इमोशनल गैप रहेगा, राइट। इमोशनल गैप रहेगा। और गुरुजी बस एक चीज और, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में अगर बनता है तो ये स्त्री श्राप के उसमें आएगा या नहीं? नहीं, कॉम्बिनेशन में क्या, वो मुझे स्पष्ट बताओ, सेकंड हाउस नहीं, में क्या। जैसे हमने बोला कि ये सूर्य चंद्र राहु जो है अगर सेवेंथ में हो तो स्त्री श्राप है। अगर सूर्य यही सेम चंद्र चीज राहु, जी नहीं समझिए बात को, या तो सातवें भाव में सूर्य बैठा हो, फिर से समझिए आराम जी से। जी अगर सूर्य बैठा हो तो भी स्त्री श्राप, अगर चंद्रमा बैठा हो तो भी स्त्री श्राप, अगर राहु बैठा हो तो भी स्त्री श्राप। ये पहला जी केस। जी। सेकंड स्टेप पे आ जाओ, मान लो सप्तम में ये तीनों में से कोई ग्रह नहीं बैठा हो, राइट। शुक्र कहीं पर भी है, कहीं बैठा है, पर वो सूर्य के साथ बैठा है तो स्त्री श्राप। करेक्ट, कंडीशन वो लग राहु गई। के हाँ, साथ बैठा है तो स्त्री श्राप। अब वो बैठा कहीं है, वो मैटर सेकंड हाउस का नहीं है। वो करेक्ट शुक्र करेक्ट। कहीं पर भी 12 भाव तक कहीं पर भी बैठा हुआ है जी तो वो स्त्री श्राप में कन्वर्ट होता है। अब हुआ क्लियर।
करेक्ट करेक्ट, जो हमने पढ़ा था शुक्र कैसे खराब होता है, वो सारी कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। तो शुक्र खराब हो गया नहीं, नहीं, बेसिकली। समझो, शुक्र खराब होना अलग चीज है, स्त्री श्राप अलग चीज है। कुछ अच्छा, मायनों में ओके मिलते मिलते हैं। शुक्र की जी। खराबियां समझो, जब भी शुक्र खराब होगा, ध्यान से समझना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन राइज कर दिया है मंजीत जी ने, क्योंकि बहुत बारीक अंतर है दोनों के बीच। शुक्र जिस व्यक्ति का खराब होगा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत लो हो जाएगी, या उसका जो आ, संबंध बनाने वाली जो चीजें होती हैं उसमें वो क्वालिटी को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल, कोई पुरुष है जिसकी कुंडली में शुक्र खराब है और अच्छे परिवार का है, पर हो सकता है उसका संबंध अपनी काम वाली से बन जाए, नौकरानी से बन जाए, एक छोटे स्तर की महिला से उसका संबंध स्थापित हो जाए, या ऐसी महिला से संबंध स्थापित करे वो जो जो चरित्रहीन हो, उसके साथ उसके संबंध स्थापित हो जाएं। तो इसको हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये व्यक्ति सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से और कानूनी रूप से, तीनों रूप से किसी बात की परवाह नहीं कर रहा है। काम वासना में इतना डूब गया है, अपनी काम तृप्ति के को लेकर के ये बिल्कुल गर्त में जाने को तैयार बैठा है या चला गया है। ये है शुक्र की खराबी। पर जो स्त्री श्राप वालों के बीच में ऊपर ये चीजें लागू नहीं होती। हो सकता है स्त्री श्राप वाला व्यक्ति पूरा पत्नी व्रतधारी हो, एक पत्नी व्रतधारी हो, उसका कहीं पर भी जिंदगी में कोई संबंध दूसरा ना बने। इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि उसका कहीं और संबंध ना हो और दोनों एक साथ रहें और दोनों एक साथ झगड़ा करते रहें। अब ना पति करेक्टरलेस हो, ना पत्नी करेक्टरलेस हो, करेक्टरलेस कोई नहीं है, उनकी कुंडलियों में भी स्त्री श्राप हो सकता है। परंतु शुक्र खराबी, नशे का आदी, कोई ना कोई नशा जरूर पाल के बैठ जाएगा शुक्र खराब वाला व्यक्ति, किसी ना किसी चीज का वो शौकीन। नशे का आदी कई अन्य ग्रहों से भी देखा जा सकता है, पर शुक्र की कम खराबियां आदमी को नशे की गिरफ्त में डाल देती हैं। किसी ना किसी चीज का वो एडिक्ट हो जाता है, और खास करके अपनी काम तृप्ति के मामले में वो कभी भी लेवल का ख्याल नहीं रखता, उसके लिए लेवल कोई मायने नहीं रखता है। तो उसे कहते हैं खराब शुक्र। शुक्र अच्छा होगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्वालिटी को पसंद करने वाला हो, वो अपने लिए साथी भी चुनेगा तो क्वालिटी वाला चुनेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। चाहे उसकी शादी ना हो, पर वो नेवर कंप्रोमाइज कि वो छोटे स्तर के ऊपर जाकर के संबंध बनाएगा, वो कभी भी छोटे स्तर पे जाकर के संबंध नहीं बनाता है। उसके जैसे मैंने अक्सर बताता हूं कि शुक्र ग्रह भी गुरु है, उसमें भी गुरुता है, और गुरुता का मतलब ऊंचाइयां, वो उच्च स्तर के ऊपर बैठा हुआ है, वो निम्न स्तर के ऊपर नहीं देख सकता, वो चाह करके भी नहीं, वो निचले स्तर पे जाकर के या निचले पायदान पे जाकर के काम नहीं कर सकता। ये जब ही होता है जब शुक्र खराब होता है। दूसरी बात, शुक्र खराब वाले आदमी को आप समझा नहीं सकते। प्यार मोहब्बत से आप कितना मर्जी उसको लेक्चर दे लो, कितना ज्ञान दे लो, जब तक लेक्चर मिलता रहेगा वो हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। जैसे आप गायब, उसके बुद्धि से भी आप गायब। जब तक आप सामने हो, जब तक आपकी बातों का असर उसके ऊपर होना है। यानी कि उसका कंट्रोल, ना तो उसकी बुद्धि का कंट्रोल उसके ऊपर है, ना ही कोई और व्यक्ति उसको कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जब ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी उनको कोई समझाने वाला नहीं होता या उनको कोई बताने वाला नहीं होता। बहुत लोग उनको पकड़ पकड़ के हिला हिला के कहते हैं कि तू गलत कर रहा है, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो मना नहीं करता, वो कहता अच्छा अच्छा साहब दोबारा नहीं होगी, ये गलती कभी नहीं होगी, और वो अगले ही पल में फिर उसी गलती में चला जाता है। अर्थात किसी की कही हुई अच्छी बातों का असर उसके ऊपर नहीं होता, बुरी बातों का तो हो जाता है बहुत जल्दी।
जैसे कोई कहेगा ये वाली शराब मत पी, ये वाली पी ले, वो कहेगा अच्छा अच्छा मेरा दोस्त है, उसने बड़ी अच्छी बात बताई है, बड़ा ज्ञान की बात बताई है आज तो, बड़ा खुश होगा वो। परंतु अच्छी बात को वो स्वीकार नहीं करेगा। कोई कह दे यार तू शराब मत पिया कर, मना तो कर देगा वो, परंतु मानेगा नहीं। ये चीजें है, ठीक है। तो शुक्र जी खराब अलग है, स्त्री शराब अलग है, दोनों को क्लब जी मत कर देना, नहीं जी तो गुरुजी। समझने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, है ना। खराब जी शुक्र वाले लोग जो होते हैं वो अलग होते हैं, स्त्री श्राप वाले बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ रितु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, जो आपने ये रेमेडी बताई दिया, जैसे अगर घर में मंदिर नहीं हो तो दिया कहाँ जलाएं फिर? कहीं पर भी घर में, साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में? दोनों ही जगह ठीक है। देखिए लॉजिक का बड़ा इस्तेमाल करना है। दिया अग्नि है छोटे लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। अगर हम उसे अग्निकोण में स्थापित ना करके उत्तर पूर्व में, जो कि जल का स्थान है, अगर वहां पे रख भी दिया तो कितना बड़ा एनर्जी में डिसबैलेंस पैदा करेगा, ना के बराबर। वो वाली बात है कि 1 किलो बिरयानी थी, आपने 1 चम्मच जो है नमक और मिला दिया। नमक छोड़ो, चलो एक किलो बिरयानी में आपने 1 चम्मच चीनी मिला दी, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे ही मिलाओगे पता भी नहीं चलेगा 1 चम्मच चीनी डली हुई थी कि नहीं डली। ऐसे ही है। तो इसलिए अक्सर मैं कह देता हूँ किसी भी दिशा में, ये पर ले क्या लो है please। ज्योतिष में मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत है। तो वो कहेंगे अच्छा, दूसरे ने कहा किसी भी दिशा में, तो उसे डरा देंगे, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये तो अग्निकोण में ही होगा। खबरदार अगर कहीं और कर दिया तो तूने, ऐसा नहीं। ठीक है। देसी घी, ये गाय का देसी घी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। जब आप दिए को जलाते हो तो वो घी भी जलता है, तो जब घी जलता है तो उसकी खुशबू फैलती है। एक प्रकार से आप घर में शुक्र की खुशबू फैला रहे हो। शुक्र से आने वाली जितनी भी खुशबुएं होती है, शुक्र की खुशबुएं जितनी भी, वैसे तो सारी खुशबुएं का संबंध शुक्र से है, फिर भी देसी घी की खुशबू, कपूर की खुशबू, चंदन की खुशबू, ये सभी खुशबुएं शुक्र के शुभ प्रभाव को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर पति पत्नी में झगड़ा बेडरूम में होता हो तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे कपल्स को भी अपने बेडरूम में देसी घी का दिया रात के सोने से पहले जला करके स्टार्ट करके सोना चाहिए, और फिर जब तक जलता जलने देना चाहिए। तो उनसे उनके झगड़ों में कमी आती है, और ये सही बात भी है। तेल का दीपक मत जलवा देना, नहीं झगड़ा बढ़ जाए। ठीक है। देसी घी का दीपक। और किसका प्रश्न है? हाँ लीना जी। तो जैसे आपने बोले स्त्री श्राप वालों का मतलब तलाक डाइवोर्स नहीं होता, तो ये मतलब होता ही नहीं है इन लोग का, या हो भी जाता है? कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें डाइवोर्स भी हो जाता है? डिवोर्स होने के लिए फिर जब तक और ग्रह इन्वॉल्व नहीं होंगे जब तक नहीं होगा। मतलब किसी की दृष्टि पड़ रही हो तो, या कोई टक्कर मार रहा टक्कर हो खा तो? रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वो बर्बाद नहीं होगा, शुक्र जब तक बर्बाद नहीं होगा, तलाक नहीं होगा, या अन्य स्थितियां भी देखने योग्य होती है। ठीक है। और केवल जैसे श्राप से पीड़ित, केवल मात्र श्राप से पीड़ित व्यक्ति का तलाक नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे सूर्य शुक्र की युति को हम ऐसा भी मतलब बोलते हैं कि 2 शादियों का भी योग ये दिखाता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। अच्छा ऐसा कहना ठीक नहीं है कि सूर्य शुक्र एक साथ आ जाएंगे तो 2 विवाह होंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ गायत्री जी बताइए। सर जैसे आप देसी घी का दिया कह रहे हैं, तो कई लोग तिल के तेल का दिया जलाने को बोलते हैं, मतलब नॉर्मली मंदिर में, ये मेरा जनरल क्वेश्चन है। मंदिर में तिल का दिया जला सकते हो, कोई अपने घर में तिल का दिया, बिल्कुल क्योंकि कमी नहीं है, बहुत अच्छे से जला सकते हो। पर जिन लोगों के स्त्री श्राप है और वो स्त्री श्राप के लिए कहीं पर भी घर में दिया जला रहे हैं, तो देसी घी का जलाने के लिए बताया है। अन्यथा अगर वो तिल का तेल का जला रहे हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और सर एक क्वेश्चन मेरे को, हाँ बोलिए। हमारा तो नहीं दिया जोड़ते हैं सुबह शाम को, लेकिन मुझे बड़ा, आवाज कट गई थी गायत्री जी, आपकी बताइए। अच्छा सर, जैसे हमारा घर में जो मंदिर है वो अलग है, उसमें तो सुबह शाम दिया जोड़ते हैं,
लेकिन मुझे बड़ी इच्छा रहती है कि मैं किचन में काम करते हुए भी मुझे दिया जोड़ने की बड़ी इच्छा रहती है तो कि जला मतलब लो। वहाँ तो वो देसी घी का जलाएं और तिल के तेल का भी जला सकते हैं। तिल के तेल का भी जला सकते हो। मैंने कहा सिर्फ उन लोगों के लिए नेसेसरी है जिनके कुंडली में स्त्री श्राप है। तो किचन में जलाने से ये तो नहीं है कि वहाँ पानी का स्थान है, तो ऐसे भी कई लोग बोलते हैं। नहीं, किचन में तो अग्नि का स्थान है। तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, मतलब कई लोग बोलते हैं कि दिया जोड़ने में अलग से लगाना हो जाता है इस पे। फिर चूल्हा कैसे जोड़ेंगे? सबके अलग अलग लॉजिक है सर, तो मैंने इसीलिए लॉजिक कॉमन सेंस होता है गायत्री जी। लॉजिक सबका अलग अलग नहीं होता। सूर्य पूर्व से निकलता है तो पूर्व से ही निकलेगा। मतलब वहाँ पर हम एक ठीक है। एडिशनल दिया जला सकते हैं। रसोई, देखिए ये आज की खोज है कि पानी का वॉश बेसिन वहीं रख लिया। हमारे सनातन धर्म में पानी का वहां पर स्थान था ही नहीं रसोई में। वहां पर तो बाहर था। हम बाहर से महिला पानी भर के लाती थी घर के आंगन में। कहीं नलका होता था या कुआं होता था। अक्सर कुएं होते थे, घर के अंदर कुआं जो होता था वहां से पानी भरती थी, फिर चूल्हे चौके के ऊपर एक अलग बर्तन रखती थी, सिंपल। उसमें से अपना वो खाना बनाती थी, बात खत्म। बर्तन धोने के लिए बर्तन धोने का स्थान बाहर था, रसोई में बर्तन धोने का स्थान ही नहीं होता था। तो अगर हम स्थापत्य वेद के अनुसार अगर वास्तु के अंदर जाएंगे तो हम पाएंगे जो अग्नि कोण की अवधारणा है, जिसे कि अग्नि कोण को रसोई कहा गया है, वो अग्नि का स्थान है कि वहां पर अग्नि देवता प्रज्वलित होंगे और हमारा भोजन के को पका करके हमारा भरण पोषण करेंगे। ये तो आज हमने उसके अंदर मैन मेड इंटरफेयर कर दिया है कि वहां पे वाश बेसिन रख दिया है ना। तो ये समस्या वो समस्या है। गुरुजी मैं भी तो इसलिए स्पेशली आप देखो हर चीज जो लिंकअप की गई है वो बहुत सोच समझ करके लिंकअप की गई है। क्या लिंकअप किया गया? ये दिशा शुक्र की दिशा है, ये दिशा शुक्र की दिशा है। शुक्र यानी स्त्रियों का स्थान। वहां पर पत्नी जो है उसकी वहां पर खाना बना रही है, सब बच्चों की लालना पालना का काम हो रहा है। ठीक है सर। जब से ये रसोई में ये व्यवस्थाएं आई हैं, महिलाओं में अनसेटिस्फैक्शन बढ़ा है अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के जी, क्योंकि आग और पानी को आप नजदीक लेकर के आ गए बात को। तो वो चीजें बहुत बिगड़ी हैं, बिगड़ने के पीछे हम लोग जिम्मेवार हैं। अब ये हमारे बीच में कुणाल जी हैं, कुणाल सैनी जी, इनका मेन काम जो है मॉड्यूलर किचन बनाने का है। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखा जाए और पानी की व्यवस्था की कहीं आविष्कार दूसरा किया जाए। नहीं गुरुजी प्रणाम, बट ये पॉइंट है, हम लोग जब किचन डिजाइन करते हैं ना तो बहुत से वास्तु के कुछ लोग होते हैं वो कंसल्टेशंस वगैरह चाहते हैं, और ये एक बेसिक पैरामीटर है जो हम लोग अपने किचन पे रखते हैं, दैट द फायर एंड द वाटर वो एक स्लैब पे नहीं होते एटलीस्ट। मतलब घर बहुत छोटे हो गए हैं, स्पेस नहीं है, तो ये आपने बिल्कुल जायज बात बताई है अभी। हाँ, कुणाल जी जो है बहुत अच्छी मॉड्यूलर किचन्स तैयार करवाते हैं लोगों की, और बहुत ही बेहतरीन काम है कुणाल जी का। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से हैं रचना जी क्या? हाँ सॉरी, बताइए बताइए जल्दी बताइए। प्रश्न नहीं गुरुजी, मेरे पास एक मतलब एक केस है, या मैं जानती हूँ उन्हें, उसमें स्त्री श्राप भी है और शुक्र भी खराब है, क्योंकि जब भी शुक्र खराब है और स्त्री श्राप भी है, मतलब पति पत्नी बहुत झगड़ा करते हैं गुरुजी, और जब भी वो पति बाहर जाते हैं तो उनके अन्य स्त्रियों से संबंध बनते हैं। तो मैंने उनकी बहुत काउंसलिंग करी थी, कुछ पूजा वूजा भी कराई थी, तो तलाक तो अभी तक नहीं हुआ, मतलब रह तो साथ रहे हैं, और उन्होंने अपना गलत काम भी छोड़ा है, मतलब वो कहते हैं कि भी मैंने छोड़ा हुआ है। तो और कुछ करा सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? स्त्री श्राप के लिए सबसे बढ़िया बात है दोनों को लगा दीजिए कि आप गौ सेवा पे लग जाइए, और गौ सेवा में काली गाय की सेवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सप्तम भाव से जब स्त्री श्राप जन्म लेता है तो शनि की मदद से उसमें काफी सुधार आता है, और शनि जो है काली गाय करने से शनि का संबंध भी उसमें
बन जाता है, यानी शुक्र को शनि की मदद मिल जाती है। शुक्र को शनि की मदद दे दो तो वैसे भी शुक्र में ताकत आ जाती है, तो दोनों का संबंध सही होने लग जाते हैं। पर फिर भी ये जरूर हमें समझना होगा एक ज्योतिषाचार्य को कि 100% वो सही नहीं कर सकता, कुछ हद तक वो संबंधों में सुधार ला सकता है, थोड़ा शांति जरूर अख्तियार कर सकता है। इसीलिए कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। धोखा देना बहुत इजी होता है, आज के टाइम हम बहुत आसानी से गुस्से में आके धोखा दे देते हैं, या चालाकी के चलते हुए हम धोखा दे देते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, किसी के इमोशंस के साथ हम खेल जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना। जो आजकल की युवा पीढ़ी में ये समस्या आ रही है, उनको समझना होगा। और हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम उन लोगों को समझाएं कि किसी के इमोशंस के साथ हमें नहीं खेलना है। और क्योंकि इसके आने वाले समय में बहुत ही तरह के दुष्परिणाम देखने में आते हैं, और उसी के कारण लोगों के पास आज के टाइम में पैसा बढ़ता जा रहा है, घर गृहस्थियां खराब होती जा रही हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, पर घर गृहस्थियां बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हैं। और वो डिस्टरबेंस क्यों हो रही है, वो हमारी कुंडलियां उस बात को बड़े आराम से दिखा रही हैं। लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया, जमाने में लड़का खराब हो गया या लड़की खराब हो गई। वो लड़का लड़की खराब नहीं, कुंडलियां खराब हो रही हैं, मैरिज लाइफ से रिलेटेड कुंडलियां खराब हो रही हैं। जमाना जैसा पहले था वैसा आज भी है, गरीबी पहले भी थी, गरीबी आज भी है, और गरीबी को आप कभी भी 100% नहीं मिटा सकते। कुछ भी करोगे, गरीब आदमी को आप फ्री फोकट में खाना खिला सकते हो, गरीब आदमी को एक लेवल से ज्यादा आप कुछ दे दोगे, वो नशा करने घुस जाएगा, वो अपना जीवन बर्बाद करने के लिए तुल जाएगा। आप क्या करोगे? अमेरिका उसका उदाहरण है। वहां पर लोगों को बहुत सी सुविधाएं सरकार देती हैं, और वहां की यूथ नशे में कितनी बुरी तरीके से गिरफ्त में है। लोग मुझसे जब कंसल्टेशन लेते हैं, जब वो बोलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि एक बड़ा अमीर और बड़ा ताकतवर देश अंदर से खोखला हो गया, फोकट में देने वाली नीतियों के कारण। हमारा देश भी काफी हद तक इसी रास्ते की ओर अग्रसर है, जो कि बड़ी ही भयावह स्थिति है। हर आदमी को अपना पुरुषार्थ करने की फ्री विल परमेश्वर ने दी है। लाल किताब भी कहती है कि हर इंसान को एक किस्मत का ग्रह दिया गया है। हर व्यक्ति की कुंडली में, बुरे से बुरे कुंडली में भी एक ग्रह किस्मत का होता है। यानी कि एक ग्रह परमेश्वर ने आपको दिया है, जिसको आप फॉलो अगर करने लग जाओ तो आप अपना जीवन यापन बहुत इजीली कर लोगे। वो हमें किस्मत का ग्रह फाइंड आउट करना है कुंडली से, और वो पकड़ लेना है बस। वो पकड़ लो, उस ग्रह के खिलाफ कोई कर्म नहीं करना है। अगर कोई सोच ले मुझे ये मेरा किस्मत का ग्रह है, और फाइंड आउट करने के बाद उस किस्मत के ग्रह के खिलाफ, ग्रह के खिलाफ का मतलब होता है कि जो काम उस ग्रह को पसंद नहीं है, आपके किस्मत के ग्रह को, वो काम जिंदगी में भूल करके नहीं करना है, और उसी ग्रह की मदद लेनी है, उसी ग्रह से संबंधित व्यापार खड़ा करना है, और उसी ग्रह के पीछे लग जाओ तुम्हारे जिंदगी में अपना एक बहुत बड़ा सुधार पैदा हो जाएगा। अब सरकारें ऐसा तो करेंगी तो उनको वोट कोई नहीं देगा, हैं? तो वो एक अलग समस्या है। पर लाल किताब कहती है कि आप अपनी किस्मत का ग्रह एक टेक्निक के द्वारा ढूंढ सकते हैं। वैदिक किताब में भी ये कंसेप्ट है, सिर्फ बात को कहने का अंतर है, और हम उस चीज को पकड़ नहीं पाते। अगर हम उसको पकड़ लें तो बहुत इजी है। ठीक है, करवाऊं किस्मत का ग्रह? हाँ उर्मी जी। सर एक छोटा सा सवाल ये है कि काफी बार कुंडली हम बच्चों की भी कुंडली हम देखते हैं, तो उसमें हमें दिखता है कि इसके फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, क्योंकि शुक्र वो स्त्री शाप है।
तो हमें क्या शादी का वेट करना चाहिए बिफोर डूइंग रेमेडीज, कि हम उससे पहले ही करवा दें? Do the counseling and the remedies. Only one thing. Do the counseling and the remedy. इस चीज को ही फॉलो करना है। उसके कर्म से आप बचा नहीं सकते, उसको उस कर्मा में जाने देना है, नहीं तो वो जब तक नहीं निकलेगा नेक्स्ट टाइम पकड़ के बैठ जाएगा। मेरे पास कई लोग कहते हैं जी हम शादी नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने कहा जी मैरिज में तो दिक्कतें हैं, तो हम बेटर है कि हम शादी ही ना करें। ये कर्म से कोई नहीं भाग पाया है, ये समझ लीजिए। ये आज नहीं पकड़ेगा कल पकड़ के बैठ जाएगा तुम। तो उससे मच बेटर है उस एक्सपीरियंस से गुजर जाइए। अगर उस एक्सपीरियंस को हम पहले से समझ लें कि इसके दौरान होने क्या वाला है, तो हमें इमोशनल डेंट कम लगेगा। जैसे एक अंडरस्टैंडिंग होती है, भाई बॉस 2 बात सुना रहा है और एम्प्लॉय कहता है ठीक है भाई मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे तो सुनना पड़ेगा। अब वो रात को जाके आत्महत्या नहीं करता है, उसको पता है कि यार ये रोज का काम है, उसने सुनाना है मैंने सुनना, बस। अब वो सास बहू का झगड़ा भी नहीं है, क्योंकि बराबरी का खेल नहीं है, यहां तो बराबरी का खेल भी नहीं है, तो यहां सुनना है, वहां कुछ समय तक सुनना है। तो उस एक्सपीरियंस से हर कोई गुजरना पसंद करेगा। अगर ना पता हो हमें तो समस्या है। समस्या वहां आती है जब हम बताते नहीं है उसको। अब उसको अचानक से झटका लग जाता है, क्योंकि उसने तो कुछ और ख्वाब पाल रखे हैं। हर आदमी बहुत अच्छे के ही लिए ही सोचता है, कोई खराब के लिए तो सोचता नहीं है। अब अच्छे के लिए उसने शादी करी, पता चला प्रॉब्लम खड़ा हो गई वहां पर। तो अब उसको जो इमोशनल डेंट लगता है उसको लोग टैकल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। और उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो तो फिर वो, मैंने देखा है कि जिन लोगों को, कई लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं हाँ हमें फलाना पंडित जी ने पहले से ही बताया था कि मैरिज में दिक्कतें हैं, तो हम दिक्कतें देख रहे हैं। पर वो औरों की अपेक्षा थोड़े से नॉर्मल होते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही पता था शादी से पहले कि हाँ कुछ होगा, तो उसके लिए रेडी है, मेंटली प्रिपेयर है। जैसे मैं उर्मी जी को कहूँ उर्मी जी देखो आप, मैं पीछे से धक्का दूंगा, उर्मी जी पीछे मुड़ के बेशक ना देखें, पर ये मेंटली तैयार हो गई है कि मुझे अब धक्का लगेगा, और वो स्ट्रांग हो गई, उन्होंने आगे पीछे देख भी लिया है कि मुझे कहाँ गिरना है। अब वो देख भी रही है कि मुझे कहाँ से मदद लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी है, मुझे दीवार को पकड़ना है या सीढ़ी करना है। और अगर मुझे लगेगा कि मैं रिस्क जोन में खड़ी हूँ तो एकदम पीछे मुड़ करके वो उसको रेसिस्ट करेंगे कि मुझे धक्का नहीं देना है, क्योंकि मेरे पास सेफ्टी पॉइंट नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो? आप पहले से, आपका माइंड रेडी हो गया है उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो बस कुछ भी वही है। ज्योतिषी के पास जाने का मतलब यही है कि हम मेंटली प्रिपेयर हो गए किसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, उस सिचुएशन से बाहर कैसे आना, उसका सॉल्यूशन। गाय की सेवा करने से आपके धीरे धीरे आपके अंदर एक कामनेस आती है, आपको शॉक अब्सॉर्ब करने की पावर बढ़ती है। आप देखना जो लोग गाय पालते हैं या गाय की सेवा करते हैं, कुछ दिनों में गाय से बात करने लग जाता है। कभी आप बात करना बड़े से बड़ा, चाहे वो पीएचडी होल्डर हो, गाय की सेवा में लगा दो, 2-4 महीने बाद वो गाय से बात करता हुआ मिलेगा आपसे। और क्या हाल है, तुम कैसी हो, पानी पिया कि नहीं पिया, ओहो तुम्हें तो भूख लगाई, जैसे आदमी से बात कर रहा है। आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? ये साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी विद्या है। जितने भी हमारी रेमेडीज हैं, चाहे वैदिक हैं चाहे हमारी लाल किताब की रेमेडीज हैं, ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत बड़ा सॉल्यूशन है दिमाग का। ये हमारे मन की बहुत बड़ी दवा है। जब आप जानवरों से बात करने के लेवल पर आकर के अपने जीवन को लेकर के आ जाते हैं, यानी अब आप मानवता के बहुत करीब आ चुके हैं। और जब हमारे अंदर मानवता डेवलप होती है तो लोग गुस्सा कम होता है, और जब आपके अंदर गुस्सा कम होता है तो दूसरा गाली भी दे देता है तो आप ज्यादा परवाह नहीं करते, क्योंकि आपने अपनी ईगो को तो मार दिया। ईगो तो ये थी कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं,
और इंटेलिजेंट आदमी जो है गाय भैंस से तो बात करता नहीं है, वो तो इंटेलिजेंट है ना। ईगो किस चीज की है इंसान में? ईगो एक ही चीज की है कि वो इंटेलिजेंट है, और वो जानवर की अपेक्षा कई गुना इंटेलिजेंट है। जो जानवर नहीं कर सकता, जानवर बुद्धि का बल का प्रयोग कुछ क्रिएटिव काम में नहीं कर सकता, इंसान कर सकता है। उसकी ईगो इस बात की है। अब वो तो पशु के स्तर के ऊपर बात कर रहा है। तो गाय की सेवा से ये बहुत बड़ा इफेक्ट हम लोगों ने देखा है। उसके अंदर एक मानवता डेवलप होती है, उसका क्रोध कम होता है, और क्रोध कम होगा तो ऑटोमेटिक मैरिज लाइफ में थोड़ा सा तकलीफें कम होंगी, क्योंकि दूसरा तो तंग करेगा, ये तो मान के चलो। दूसरा मानेगा नहीं। अगर कोई सोचता है वो सुधर जाएगा एकदम से, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर जब सामने वाला भी तो थक जाएगा, वो कहेगा अरे यार ये आदमी गुस्सा ही नहीं खाता है, इसको तो इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वो भी धीरे 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 शांत होने लग जाता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब आपको कोई एक आदमी बार बार गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, आप उसको प्रति उत्तर में कुछ कह ही नहीं रहे, तो उसकी गालियों का स्तर भी अब डाउन 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 होता चला जाएगा। आप देख रहे हो कि राजनीति में घटना, अरविंद केजरीवाल साहब जैसे ही आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, ले और सुबह पहले वो मोदी मोदी चलाना शुरू कर देता था। मोदी ने आज तक जवाब मुड़ के नहीं दिया है। अभी पिछले 3-4 साल में आप मोदी मोदी गाना सुनना ही उसके मुंह से बंद कर दिया। उन्हें देखा कि यहाँ से रिवर्ट आता ही नहीं है, यहाँ जाने जाने का सोर्स है, आने आने का तो मतलब बनता ही नहीं है। अब उन्हें टारगेट करना भी बंद कर देंगे, इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा ना कुछ भी। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो यही चीज हमें समझनी है। ज्योतिष के जितने भी उपाय हैं वो सब यही हमें समझा रहे होते हैं, जाने अनजाने में। चीजें बड़ी चमत्कारिक सी लगती हैं, परंतु है सब मनोवैज्ञानिक दवाएं, जो बिना सुलाए बिना नींद दिए हमें हमारा इलाज करती है। डॉक्टर शरीर का इलाज करता है, ज्योतिषी मन का इलाज करता है। और जो इस दवा को समझ गया वो अच्छा ज्योतिषी बन गया। सिंपल सा खेल है। और ग्रह के द्वारा हम डायग्नोज करते हैं कि मर्म क्या है, समस्या क्या है, और फिर उसका इलाज करते हैं। सिंपल सी बात है। थैंक चलिए, यू सर, इट वाज वेरी नाइस कि हम बच्चों की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर हमें पहले ही, जैसे बच्चे आते हैं कि हम कौन सा करियर पाथ ले, अगर हमें वहीं पे कुछ दिख रहा है तो वी कैन काउंसल देम। देखिए बड़ा अच्छा तरीका है कि हमारी दादी जो है लड़कों की खास करके ये काउंसलिंग बड़ी करती होती थी। मतलब बातों ही बातों में, उनकी बातों में काउंसलिंग शब्द तो नहीं होता था, क्योंकि काउंसलिंग का उन्हें मीनिंग भी नहीं पता था। पर वो जब हम शादी लायक हो गए तो बिठा करके समझाती थी, और वो ऐसे बात करती थी कि भाई देखो, जो पत्नी होती है ना उसको पीटना नहीं चाहिए। तो जैसे हम कह देते थे कि फलाने पड़ोस में तो दादी आज फलाने ने तो जड़ दिया थप्पड़ खींच के, हरियाणा है, हरियाणा में तो आवाजें आती हैं ऐसी, मतलब जड़ दिया, कहते अच्छा। वो कहते थे नहीं, ये जो है बहुत गलत हुआ, क्योंकि इस आदमी ने अब पाप जनरेट कर लिया। मतलब वो समझाने के तरीके की ये तो पाप काम कर लिया। वो कहती थी औरत को भूल करके पीटना नहीं चाहिए, औरत से कभी बेटा दुश्मनी पालनी नहीं चाहिए, क्योंकि औरत मर्द से 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो हमें अपनी दादी की बातें बड़ी अटपटी लगती थी, क्योंकि हम तो देखते थे औरत ही पिट रही है, मर्द तो पिट ही नहीं रहा। वो जब मर्जी उठा करके थप्पड़ जड़ दिया करता था। तो हमें तो ऐसे ही लगता था, औरत तो कमजोर होती है, लड़ाई करो तो हार जाएगी। तो हमारी दादी जो बातें कहती थी, फिर उसको हमने कुछ किताबों में पढ़ा, और वही बात हमने सत्य पाई कि महिला पुरुष की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, और महिला पुरुष की अपेक्षा 8 गुना ज्यादा दुश्मनी पाल ले तो बर्बाद कर देती है।
ये इस सच्चाई से हमेशा रहना चाहिए। दूसरा, अगर हम कहते कि फलानी किसी महिला ने अपने पति को कुछ बोल दिया, या हम कह देते हमारी चाची ने चाचा को ये सुना दिया, तो कहती थी औरतों की आदत है बेटा इन चीजों को बुरा नहीं माना करते। वो कहती थी औरतों की आदत है बेटा इन चीजों का बुरा नहीं माना करते, उसको भड़ास निकालनी निकालने कहने दे। मतलब वो कहती बोलने दो इसे जो बोलना है, और टैकल करूंगी तो मैं टैकल करूंगी, मतलब मैं उस चीज को देखूंगी। कहने का मतलब उसका ये था कि मर्दों को बीच में इंटरफेयर करके अत्याचार करने की या शारीरिक क्षमता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उनको मारने की, पीटने की, गाली गलौज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीजें आने वाले समय में खराब होंगी और चीजें बहुत बुरी तरह खराब होंगी। क्योंकि हमारी दादी कहती थी कि औरत जब दुश्मनी पे आती है तो वो अपना आगा पीछा सब कुछ खो बैठती है, मतलब वो सब कुछ भूल जाती है कि मेरा क्या होगा, कि चाहे मैं मिट्टी में मिल जाऊं पर इसको बर्बाद कर दूंगी, और वो कर देती है, उसमें सक्षम होती है, उसमें उसके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी दादी एक बात बहुत अच्छी से कहती थी कि औरत चाहे तो पूरे खानदान की लाज रख दे खुद तबाह हो करके, और औरत चाहे तो पूरे खानदान को एक झटके में बर्बाद। बोला और ये कोई मर्द नहीं कर सकता। एक मर्द लगा रहेगा किसी खानदान के पीछे लठ लेकर के 50 साल तक भी, तो जरूर कोई गारंटी नहीं कि बर्बाद कर दे। पर औरत को 5 साल नहीं लगने, उसको 50 साल नहीं लगने, उसको सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर भी वो तबाह। तो ये एक समझाने की एक चीजें होती, तो हमारे दिमाग में बैठ गया भाई झगड़े झुगड़े करने नहीं है, लड़ाइयाँ इस तरीके से नहीं करनी है, प्यार से सुनना है, समझना है, समझाना है। और भाई अब कोई अगर बोलेगा तो हमें दिमाग में आता है अरे यार ये तो कोई बात नहीं, बोलने का हक है, बोलेंगे, ये तो इनका राइट बनता है, इतना तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर हम ये समझ लें ये भी घर की मालकिन है और इतना तो ये बोलेंगी, इतना तो इनका बनता है, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा और हमें लगता है कि हम मालिक हैं, हम तो बिल्कुल वैसे बिहेव करेंगे जैसे कोई एक राजा के दरबार में कोई खबरदार कोई बोल तो गया राजा के सामने, तो इनकी हिम्मत क्या हुई। अगर जब हम ऐसे बिहेव करते हैं तो फिर समस्या तो बनेगी बनेगी। अब लेडीज को आप चुप तो करा दोगे, पर वो फिर ना कहीं तो साइड में निकलेगा इफेक्ट उस चीज का। तो ये चीज बहुत गड़बड़ है। थैंक यू सर। लिख दें द्रौपदी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। द्रौपदी ही नहीं, आप जितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उदाहरण देख लो, उसमें जो है कहीं ना कहीं स्त्री का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो द्रौपदी ही क्यों ना हो, द्रौपदी तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, द्रौपदी बाद का मामला है, वो लंबा खेल हो जाएगा। चलो हम किस्मत के ग्रह की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर हाँ, अगर बच्चों के केस में ये है तो इनको अभी से ही गौ सेवा मतलब डेली गाय का चारा वारा दे, काउंसलिंग तो ठीक है, पर ये करते रहे तो शादियां कविता जी बचपन से ही सुधारी जाती हैं, जवानी में कोई नहीं सुधरा करता है। जब बच्चे सुनना बंद करते हैं फिर हम उन्हें सुनाना पसंद करते हैं। अरे जब तो उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया, लौंडा कमाने लग गया, 24-25 साल का हो गया, पैसे कमा रहा है, पैकेज लेकर के आ रहा है, वो काहे को सुनेगा तुम्हारी। अब वो फाइनेंशियल फ्री है वो, अब वो नहीं सुनेगा भाई। वो तुम्हारी लड़की जो है ला रही है पैकेज 12 लाख का, 15 लाख का, वो क्यों सुनेगी। फिर माँ बाप कहते हैं जी हमारी नहीं सुनती, क्यों सुनेगी भाई। जो सीखना था, समझाना था, सब बचपन के खेल है। जो आप संस्कार डाल दोगे, अगर मैरिज को सुधारना है तो बच्चों से बात करना शुरू करो। खास करके बच्चा 17-18 साल का हो जाए, मैरिज की बात करना शुरू करो। मैरिज करवाने की नहीं, मैरिज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करो, उनसे समझो। और अगर तुम्हें खुद को नहीं समझ में आया अभी तक कि मैरिज क्या है, तो भूल करके बात मत करो। ये भी मैं बता दूं, गलत गाइड मत करो, क्योंकि तुमसे तुम्हारी मैरिज नहीं संभल रही है। तुम दूसरे उन बच्चों को क्या ज्ञान दोगे, वो उल्टा ही दोगे, फिर सीधा तो दोगे नहीं, क्योंकि सीधा तो तुम्हें ही समझ में नहीं आया। तो फिर भी मैं कहता हूं हर व्यक्ति को पॉजिटिव वे में, अगर खुद नहीं समझ रहे तो उस व्यक्ति के पास भेजो जिसको पता है। वो बंदा नहीं मिल रहा तो ऐसे किसी दार्शनिक की फिलॉसफी सुनवाओ जो आपको बता सकता है, आपके बच्चों को बता सकता है कि ये चीज ज्ञान ऐसे नहीं ऐसे है। बच्चों को ये कभी गाइड मत करो कि तुम शादी मत करो, या शादी में दुख बहुत है, दर्द। महिलाएं अक्सर गलती करती,
और बेटियों के साथ बहुत बड़ी दुर्गति बना देती है। पति से झगड़ा करेंगी, बेटी के सामने जाके रोएंगी और रो करके बताएंगी भाई शादी में बहुत दुख दर्द। जब बेटी जवान होगी फिर वो कहती मैं शादी नहीं करती, फिर वो कहते जी बेटी शादी नहीं करी। अरे भाई समझाया भी तो तुम नहीं था कि शादी में दर्द बहुत है। वो कैसे कर ले? जिस बच्चे को ये समझा रहे हो कि इस चीज में पेन है, वो पेन वाली चीज कैसे ले ले यार? मुझे कोई कह दे कि ये खाना खाओगे तो इसमें थोड़ा सा जहर मिला हुआ है, थोड़ा सा तो है, देखो तकलीफ तो आएगी। अरे भाई मैं खाऊंगा ही नहीं, बात खत्म। अपन ने काहे को तकलीफ लेनी? तो ये तो सीधा सीधा लॉजिक है। हम बच्चों को वही काम कर रहे हैं। बाप बेटे को समझा रहा है, माँ अपनी बेटी को समझा रही कि बेटा देख तेरा बाप बहुत बेकार आदमी है, और फिर गुस्से में बोल जाएंगे ये सब दुनिया के मर्द ऐसे ही होते हैं। अब उसके तो दिमाग में घुसा दिया ना आपने, या बेटे के दिमाग में घुसा दिया, तो वो चक्कर अब वही होता है। फिर उनको सारे ही एक जैसे लगने लगते हैं। फिर वो शादियां लेट हो जाती है, 30 साल 32 साल 34 साल, एंड लास्ट उनकी आंख जब खुलती है जब 42 साल की एज आ जाती है। उनको कोई होप नहीं दिखती, हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, फिर बहुत बड़े संकट खड़े हो जाते हैं उनकी लाइफ के लिए। इम्यूनिटी एकदम से लो पड़ जाती है। इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप के कारण आता है। क्या आप ये जानते नहीं होंगे? हमारी इम्यूनिटी, जो लोग कहते हैं हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, वीक है, इसका मतलब समस्या रिलेशनशिप से आ रही है। क्या वो अब किसी भी रिलेशनशिप को कुछ मानता था, उस रिलेशनशिप से उसको मिला नहीं। सिंपल गेम, ये इम्यूनिटी का कंसेप्ट है। अच्छा, ये पहले कहते, पहले आज से 40 साल पहले इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती थी। इम्यूनिटी नहीं, रिलेशन स्ट्रांग होता था। भाई को भाई की मदद थी, चाचा ताऊ कुनबा जो भी रिश्तेदार होता था वो उसका कहते हमारा खड़ा लट है ये, मतलब इनको जब भी याद करेंगे ये हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे, सही है या गलत है फिर भी हमारे साथ ही खड़े मिलेंगे, चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, फिर भी हमें सपोर्ट मिलेगी। आज हम छाती ठोक करके कह सकते हैं कि हम अपने गांव से 20 आदमी भी बुला देंगे। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं उनके पास 2 आदमी इकट्ठे करने मुश्किल हो जाते हैं अगर उनके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। और ये हमारी लास्ट पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी के पास तो ये भी नहीं होने, इसलिए वो टोटल पुलिस पे डिपेंड। गांव में कोई पुलिस नहीं जाता था, वो अपने गांव में फोन करते थे, आइयो भाई 4 आदमियों से लड़ाई हो गई है, हाँ गाड़ी भर के लिया शाम को है, थोड़ी सी ताकत दिखाते हैं। पुलिस में नहीं जाते वो गाड़ी भर के आ जाएंगे, कहते भाई 20 आदमी ले आए, अब लड़ाई बंद करो, इसके बाद बराबर की टक्कर है। कहने का मेरा मतलब है कि रिलेशनशिप में एक विश्वास होता था, एक स्ट्रेंथ होती थी कि हमें मुसीबत में काम आएगा। इम्यूनिटी क्या है? बॉडी पर जब भी प्रॉब्लम आए, हमारे शरीर के अंदर की ताकत, हमारे शरीर का लाइफ फोर्स उसको एकदम से खत्म कर दे, उससे लड़ मरे, वही हमारी इम्यूनिटी है। जब भी जीवन में हमारे पास कोई मुसीबत आती है, हमारा रिलेशन ही काम, आपके साथ वही मुसीबत में खड़ा मिलेगा जिसके साथ आपका बेस्ट रिलेशन है, ये समझ लीजिए। तो ये इम्यूनिटी का प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? रिलेशनशिप से। और हम हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते, हम इसे आज का कंसेप्ट समझते हैं। ये आज का कंसेप्ट नहीं है, ये कर्माज हैं, इनको जितना जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास कीजिए। इस बात को कभी शर्म मत करो कि आपकी कुंडली का फलाग्रह अच्छा है या बुरा है, उसको सुधारिए, बस उसके पीछे लग जाइए, जहां से सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन को अडॉप्ट कीजिए, आपको फाइंड तरीका मिल जाएगा। हाँ सुषमा जी जल्दी बताइए। सर हम पूछ रहे थे कि वो आपने उस दिन बुध शुक्र बताया था आगे पीछे, सर वो समझ में नहीं आया था, बुध शुक्र आगे पीछे। सिंपल जी है सुषमा जी, दोबारा से सुन लो। शुक्र ग्रह बुध ग्रह से एक स्टेप आगे होना चाहिए या उसके साथ होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। तो पीछे मतलब जैसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं अपन, तो उसमें बुध पहले। मैं समझो, जैसे किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में बुध है, 7वें भाव में बुध है, तो शुक्र
या तो 7वें में हो या 8वें में, 6ठे में नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बुध 10वें भाव में बैठा है तो शुक्र कहाँ होना चाहिए? 11वें में होना चाहिए, 9वें में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10वें में बुध है तो एक भाव पीछे हो गया। अगर शुक्र 9वें में आ गया तो अच्छा नहीं माना जाएगा, अगर वो 11वें में है तो अच्छा है, या बुध के साथ शुक्र आ जाए, एक भाव पीछे नहीं होना चाहिए, इसे ही कहा गया बुध शुक्र का। ठीक है, इसका मतलब बुध जो है बुद्धि है जो शुक्र पर कंट्रोल करता है, अर्थात हमारी काम वासनाओं के ऊपर हमारी बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करना। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि काम वासना केवल सेक्सुअल बात नहीं होती है, किसी भी तरह की ऐसी इच्छा जो खामखाई बैठे बैठे दिमाग में आ गई और हमने हमारे दिमाग में चलो इसकी पूर्ति करने चलते हैं, और हमने उसका दिमाग से इस्तेमाल नहीं किया। दिमाग में आया यार आज तो 7 स्टार होटल में जाकर के रहेंगे, हैं घर में जो है पहले ही आके चल रहे हैं इधर से, बोला नहीं नहीं 20,000 रुपये आ गए, 20,000 रुपये ही लगते हैं, जाकर के एक रात बिताया है 20,000 रुपये। तो ये बुद्धि का उपयोग नहीं हुआ ना, हमने भविष्य के लिए पैसा नहीं जोड़ा। यानी ऐसी इच्छाएं जो हमें बर्बाद कर सकती हैं या बिना बुद्धि के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन का व्यय कर देना, शरीर का व्यय कर देना, अपने मन का व्यय कर देना, तो इसलिए लाल किताब ने इसे अच्छा नहीं माना। सिंपल, तो बस ये है, इसका मतलब शुक्र के ऊपर कंट्रोल नहीं है। सर एक और पूछना था। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। हाँ सर वो जो आपने बताया था मीठी रोटी बनाने का बोला था तंदूर में सर, तो वो आटे के अंदर शक्कर या गुड़ कुछ भी डाल के बनाना है? शक्कर डाल के? गुड़ बना लो, ज्यादा बढ़िया है ना। तो वो आटे के अंदर ही डालना है ना सर शक्कर? आटे में डलेगा? हाँ नहीं, जैसे एक ऊपर रोटी बना के भी उसपे चाशनी डालते हैं ना, इसको नहीं कर सकते हो, मीठे से मतलब है, कोई जरूरी नहीं उसमें करना। अच्छा, बाकी ओवरऑल मैं बहुत बनाना अच्छा तंदूर। बाकी ओवरऑल मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक कुकिंग चैनल खोलूंगा जिसमें मैं ये सारी रेसिपी दूंगा कि मीठी रोटियां कैसे बनाई जाती हैं और परांठे कैसे बन जाते हैं सारा आप कहें तो मैं खोल लूंगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी कला है मेरे अंदर, बस समय नहीं मिल रहा। हाँ ज्योति जी बताइए, म्यूट है। म्यूट है, म्यूट। सर मैं ये थी, आ रही आवाज? हाँ आ गई। सर मैं ये कह रही थी, आपने शुक्र और सूर्य की एक साथ होने से स्त्री श्राप बताया, जैसे कि चंद्रमा भी अगर शुक्र के साथ हो और अगर कोई तीसरा ग्रह भी उनके साथ आके युति करता है तो भी वो स्त्री श्राप रहेगा? हाँ स्त्री श्राप रहेगा। जैसे सूर्य शुक्र के साथ बुध आ जाता है तो? हाँ फिर भी। और ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं सभी के लिए क्लियर कर दूं। ज्योति जी कह रही हैं अगर सूर्य बुध और शुक्र एक साथ आ गया, अब इसमें सूर्य शुक्र तो एक साथ आ गए, इनका कहने का तात्पर्य अगर बुध भी साथ में आ गया तो क्या रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य बुध शुक्र एक साथ रहते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर द हैप्पी मैरिज लाइफ। क्लियर? और सर जैसे शुक्र के साथ चंद्रमा है और केतु है तो स्त्री श्राप है, सर शनि की दृष्टि है। हाँ तो भी देखो स्त्री श्राप तो रहेगा। अगर चंद्रमा साथ में आ गया ना तो चंद्रमा आ गया तो रहेगा, फिर चाहे केतु आ जाए चाहे राहु आ जाए उसके कोई मायने नहीं, वो तो होगा ही होगा। और सर आपने कहा चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो स्त्री श्राप होता है, वो अपने मनपसंद मतलब जीवन साथी नहीं चूज कर सकते। स्त्री श्राप किसी भी प्रकार का हो ज्योति जी, किसी भी प्रकार का, जो मैंने 2-3 स्टेप बताए, किसी भी प्रकार का हो, पहला लक्षण ये कि उसको मनपसंद जीवन साथी नहीं मिला, अर्थात उसका विवाह से पहले उसने किसी को पसंद किया तो मामला बना नहीं, जिसको बहुत ज्यादा चाहता था, और जिसके साथ उसका विवाह हुआ उसे तो चाहता नहीं था, तो हो गया ना पंगा, और वो तो मिला नहीं, तो ये उसका लक्षण है।
पढ़ा है कि सप्तम में अगर चंद्रमा हो, ऐसा सुना भी है, तो उसका लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं। पर आज आपने ऐसे कुछ कभी याद मत कीजिएगा, ऐसे कभी भी याद मत कीजिएगा कि सातवें में चंद्रमा हो तो ये होगा, सूर्य सातवें, तो ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। लव मैरिज के अपने योग होते हैं, उसका कॉम्बिनेशंस होता है। जब तक वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल ना हो तो लव मैरिज नहीं होती है। ठीक है, ओके सर। तो ऐसे चंद्रमा से मत कहना। चंद्रमा सातवें में होगा तो बेचारा लव मैरिज कैसे करेगा? दम होगा तो लव मैरिज करेगा ना। थोड़ा सा साहस चाहिए लव मैरिज करने के लिए, हर एक की बस की बात थोड़ी है। हम जैसों के खेल थोड़ी है ज्योति जी, हम जी कमजोर सर, लोग हैं, ये मजबूत लोगों का खेल है। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, अब कराऊं मैं आप लोगों को किस्मत का ग्रह या कल करेंगे? टाइम आज बिगड़ गया। गुरुजी शॉर्ट में करा दीजिए, कल एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे अभी तो शुक्र भी रह रहा है 12 भावों में। चलो, किस्मत के ग्रह का पहला स्टेप लिखो, किस्मत का ग्रह कैसे नहीं। यही तो दिक्कत है, जिस टीचर को सारा कुछ आता है ना, उसका वो गाड़ी कहाँ कहाँ घूमती घूमती कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। आए तो शुक्र ग्रह कराने के लिए। चलिए, सबसे पहला लिखना है आपने किस्मत के ग्रह को फाइंड आउट करने के लिए, आपकी कुंडली में जो केंद्र स्थान है 1, 4, 7, 10, इसमें ये देखना है कि कोई ग्रह उच्च का तो नहीं बैठा। उच्च का कैसे बैठेगा? पहले भाव में सूर्य बैठा हो, चौथे भाव में गुरु हो, या सातवें में शनि हो, या 10वें में मंगल हो। किस्मत का ग्रह यदि फर्स्ट स्टेप पर मिल जाए तो अगले स्टेप पे नहीं जाना। और पहला स्टेप मैं गलत कर गया। पहला स्टेप ये होता है, अगर पहली होरा के अंदर, जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म, जैसे कि मान लो मेरा संडे वाले दिन जन्म हुआ और सूर्य की होरा में ही मेरा जन्म हो जाए और मैं संडे वाले दिन हूं, जो सूर्य होगा, कविता जी मैं बार बार बंद कर रहा हूं, आप फिर खोल देते हो। संडे की होरा में ही मेरा जन्म हो जाए, यानी कि सूर्य की होरा में अगर मेरा जन्म हो और उस दिन रविवार हो, तो मेरा किस्मत का ग्रह यही हो जाएगा। पर बहुत कम लोगों का किस्मत का ग्रह ऐसे मिलता है, तो इसलिए कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है कि सबसे पहले आप केंद्र स्थान में ही देख लो, कोई उच्च का ग्रह तो नहीं। तो सबसे पहले चेक करना है 1, 4, 7, 10 में कोई उच्च का ग्रह तो नहीं बैठा। फिर आपने केंद्र से बाहर निकल के देखना है कि उच्च का ग्रह कोई बैठा है कि नहीं बैठा। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का होता है, छठे घर में बुध उच्च का होता है, लाल किताब छठे घर में राहु को भी उच्च का मान, और 12वें भाव में शुक्र उच्च का होता है। तो एक, अगर हम इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कुंडली का उच्च का ग्रह का है। जो भी उच्च का ग्रह होगा उसको आपने राउंड फिगर में कर देना है, और एक से ज्यादा किस्मत का ग्रह नहीं छांटना है। परंतु जब आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ लोगों के 1 आएगा, किसी के 2 आ जाएंगे, किसी के तो 3-3 ग्रह भी हो जाएंगे नियम के अनुसार। पर मैं आपको एक सीरीज लिखवाऊंगा, उस सीरीज के अनुसार उसको सिलेक्ट करना है कि माना आखिर कौन सा जाएगा। मान लो किसी के 3 हो गए, अब मान लीजिए किसी के लगन में सूर्य बैठ गया और 10 में मंगल बैठ गया और चौथे में बैठ जाए गुरु, तो 3 ग्रह हो गए किस्मत के, यानी नियम के ऊपर तो 3 ग्रह उच्च के हो गए केंद्र स्थान में। परंतु उसको जब छाटेंगे तो उस सीरीज के अनुसार छाटेंगे कि जो सबसे पहली लाल किताब के अनुसार ग्रह की सीरीज बनी हुई है, जैसे पहले गुरु बना, सबसे पहले गुरु, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, ऐसे मैं लिख पाऊंगा आप। पर पहले ये समझ लीजिए,
सबसे पहले आपने कुंडली का उच्च का ग्रह छांटना है, सबसे पहले केंद्र में, फिर केंद्र के बाहर देखना है। किस्मत का ग्रह का तात्पर्य यही है कि कुंडली का सर्वोत्तम ग्रह छांटना, वो ग्रह जो हमें अच्छे परिणाम देने में सक्षम हो, और वो ग्रह अपना असर भी दिखाएगा, लक्षण भी दिखाएगा, ये ध्यान रखना। बस उसको ये है कि उसका दान नहीं करना कभी भूल करके, कभी उसको कमजोर नहीं करना और उसके खिलाफ काम नहीं करना। दूसरा नंबर का स्टेप क्या होगा? अगर पहले स्टेप पर नहीं मिलता किसी को, अगर पहले स्टेप पर किसी को नहीं मिलता, ये मैं फिर से कह रहा हूं, अगर पहले स्टेप पे मिल गया तो अगले स्टेप पे नहीं जाना। केंद्र में मिल गया जिसको, बस उसको केंद्र पे टिक जाना है, केंद्र से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। मान लीजिए सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का बैठा है, पर चौथे भाव में गुरु भी बैठा है उसको, तो उसको सेकंड स्टेप मतलब चंद्रमा की तरफ जाना ही नहीं है, उसको गुरु ही, उसका चौथे भाव में बैठा हुआ गुरु जो है वो ही आपकी किस्मत का ग्रह हो जाएगा, उसी का उपाय करना है। अगर किस्मत का ग्रह किसी भी रूप में कमजोर नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो बहुत ही उम्दा रिजल्ट देगा। और अगर उसको किसी दृष्टि के कारण वो खराब हो रहा है, या वो सोया हुआ है, या किसी टक्कर से बर्बाद हो रहा है, तो भाई उसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। देश की गरीबी इसी वजह से, किसी भी देश, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड में कहीं पर गरीबी, दुख, परेशानियां की वजह सबसे बड़ी प्रमुख यही है कि हम लोग अपने किस्मत के ग्रह को नहीं पहचान पाते, हम किस्मत के ग्रह को नहीं निकाल पाते, वहां गड़बड़ हो जाती है। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है सौग्रही। जैसे बुध तीसरे भाव में, चंद्र चौथे भाव में, सूर्य पांचवें भाव में, शुक्र सातवें में, गुरु नौवें में, शनि 10वें में, फिर शनि 11वें में, गुरु 12वें में, मंगल पहले में, शुक्र दूसरे में। सर गुरु अच्छा हाँ, सिंपल है, काल पुरुष की राशियां लिए मैंने, जहां जहां ग्रह स्वग्रही होता है वो बस रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बेसिक ज्योतिष आता है। मेष राशि का स्वामी मंगल स्वग्रही हो गया, वृष राशि का स्वामी शुक्र दूसरे भाव में स्वग्रही हो गया, मिथुन राशि का स्वामी बुध स्वग्रही हो गया, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा स्वग्रही हो गया, सूर्य सिंह राशि का स्वामी स्वग्रही हो गया। ऐसे चलते जाना है। तुला राशि में शुक्र स्वग्रही हो गया, ऐसे चलते जाना है बस। अभी इस स्टेप पे 8वें पे नहीं जाना, सीधा 9वें पे गुरु धनु राशि में, मीन राशि में गुरु, मकर और कुंभ में शनि। तो 8वीं राशि में मंगल है तो उसको काउंट नहीं करना, नहीं करना, उसको नहीं करना। उस 8वें में बैठा हुआ ग्रह जब किस्मत का ग्रह बनेगा, जब सारे स्टेप खत्म हो जाएंगे। सबसे लास्ट में अगर स्वग्रही भी ना मिले तो फिर सीधा आना है 9वें भाव पर। इसका आप एक वो बना ले कुंडली, ये याद करना जरूरी है कि अगर इतने स्टेप के बाद भी किसी को किस्मत का ग्रह नहीं मिलता तो किस्मत का ग्रह कैसे छांटना है। फिर देखना है 9वें भाव में किस्मत का ग्रह। अब अगर 9वां भाव खाली है, नहीं तो 9वें भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा वही किस्मत का ग्रह बन जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपको इतने स्टेप पर किस्मत का ग्रह नहीं मिलता और 9वें भाव में कोई भी ग्रह, जो भी ग्रह बैठा होगा वही किस्मत का ग्रह हो जाएगा। चाहे और राहु केतु शनि कुछ भी। कोई हो ये बोल, अगर 9वां खाली है तो तीसरे में जाना है। तीसरे में देखो कोई खाली है क्या है, अगर तीसरा खाली है और यानी कि तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा मिलेगा वो फिर किस्मत का ग्रह हो जाएगा, अगर 9वें में ना मिले तो।
अगर किस्मत का ग्रह तीसरे भाव में भी ना मिले तो फिर 11वें में चले जाना, और अगर 11वें भाव में भी ना मिले तो 5वें में आ जाना। ये स्टेप ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, ज्यादा बढ़ते जाएंगे किस्मत की कमजोरियां उतनी आती जाती हैं। उतनी उम्दा किस्मत उसी की जिसकी पहले दूसरे स्टेप पे मिल जाए। 5वें में ना मिले तो दूसरे में जाना, और दूसरे में ना मिले तो छठे में आना, और छठे में ना मिले तो 12वें में जाना, और 12वें में ना मिले तो 8वें तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इतनी जगह तो खाली मिलेगा नहीं। बस ध्यान यही रखना है कि अगर जिस स्टेप पे मिल जाए वहीं स्टेप पे रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, चाहे फिर वो कोई बैठा हो, है ना, उसका ध्यान नहीं लगाना। तो बाहर कुछ सर करो, आपने क्या बोला? किसी का धनु राशि में गुरु बैठा है 9वें भाव में और मंगल बैठा है 10वें भाव में, तो उसका तो केंद्र में ही मिल गया। उसको अब गुरु से लेना देना नहीं है 9वें भाव के, उसको स्टेप तक जाना ही नहीं है, उसको पहले स्टेप पर ही मिल गया मंगल, तो मंगल ही उसका किस्मत का ग्रह हो जाएगा। अब जो किस्मत का ग्रह है उसको बड़ा पकड़ के रखना है, जैसे उसको अपने भाई से बना करके रखनी है, खास करके छोटे भाई से। सगा छोटा भाई नहीं हो तो चाचा ताऊओं का छोटा भाई हो, उससे बड़ा अच्छा रिलेशन बना के रखना, उसका साथ बना करके रखना है, उसके साथ कोशिश करो अगर वो पार्टनरशिप में काम हो जाए तो पैसे का लेन देन लगा के रखो, कुछ ना कुछ उसको देते रहो, लेते रहो, लेना देना बना के रखो उसके साथ। मंगल से रिलेटेड कामों में घुस जाओ, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट के अंदर, ठेकेदारी में, कमीशन के काम में, मशीनरी के काम में, टेक्निकल काम में घुस जाओ, ऐसे कामों में घुस जाओ। एक्सरसाइज जरूर करो, सुबह शाम एक्सरसाइज करने का नियम बना लो कि बुढ़ापे तक एक्सरसाइज करनी। जितनी एक्सरसाइज करोगे उल्टा किस्मत का ग्रह आपका साथ देने लग जाएगा। बुरा बुरा कभी मत बोलो, हमेशा मीठा बोलो, मीठा बांटो। मंगलवार के फास्ट करो, हनुमान जी की ध्यान करो, हम हनुमान जी की साधना करो, हनुमान जी को नमस्कार करो, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, देसी घी का दिया जलाओ, जो जो उपाय हनुमान जी के हो सकते करना शुरू कर दो। किस्मत का ग्रह आपका फुल्ली एक्टिवेट होगा और वो मंगल ही उसके जीवन में मंगल करता चला जाए। ये है आपके किस्मत का ग्रह। कल मैं आपको बताऊंगा, सीरीज लिखवाऊंगा, उस सीरीज के अनुसार, क्योंकि हो सकता है 2 या 3 ग्रह आ जाएं आपके किस्मत के ग्रह, उनमें से कौन सा छांटना है वो हमने सिर्फ देखना बताना है। जब तक आप लोगों के जवाब दे दूं, क्योंकि 1 बज गया। हाँ हाँ सुषमा जी आप बताओ पहले। सर वही आप बता देंगे कल, वही पूछना था। आपने बोला ना 2-3 ग्रह एक साथ होंगे, तो यही पूछना था हमको। हाँ हाँ वो तो मैंने पहले भी कह दिया, मैं बता। जी जी सर, जी थैंक यू सर। थोड़ा सा उदाहरण दे दूं, जैसे सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से करी थी ज्योतिष में? लाल किताब में सबसे पहले हमने सूर्य नहीं करवाया, हमने लाल किताब में सबसे पहले गुरु करवाया। तो गुरु को नंबर 1 पे मान लिया। ये लाल किताब की होरा अलग से चलती है, वैदिक की अलग है। तो वो मानते हैं कि सबसे पहले गुरु का स्थान है, फिर सूर्य का स्थान है, फिर चंद्रमा का स्थान है। अब मैं 3 का एग्जाम्पल देता हूँ आप। जैसे किसी व्यक्ति का चौथे भाव में गुरु बैठा हुआ है और पहले भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो सबसे पहले होरा किसकी आई? क्योंकि किस्मत के ग्रह तो 2 मिल गए, क्योंकि सूर्य भी उच्च का है, गुरु भी उच्च का है, तो सबसे पहले किसका नंबर आया? गुरु का। गुरु किस्मत का ग्रह बनेगा, सूर्य नहीं। समझ गए? सिंपल ऐसे ही है। ऐसे ही मैं पूरी सीरीज लिखवा दूंगा, और अदरवाइज मैंने काम भी जो आपको अभी पढ़ाया वो भी सीरीज के अनुसार ही करवाया है। ऐसे भी आप किस्मत का ग्रह निकाल सकते हैं। हाँ ज्योति जी बताइए। सर जैसे मंगलवार का तो मंगलवार की हो रहा होगी, और 10वें भाव में मंगल है, तो वो किस्मत का ग्रह मंगल हुआ। अगर मंगलवार का आपका जन्म है आपका, और जो सुबह सुबह, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के नियम के अनुसार सूर्योदय के समय जो वार होता है
वही हो रहा उस दिन की होती है। तो सर सुबह 8 बजे तो मंगल नहीं होंगे, फिर सूर्य समझे नहीं? सूर्योदय कितने बजे होगा? 6 बजे के आसपास होगा सर। सूर्य के 6 बजे के आसपास होगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ 6:30 बजे, मंगलवार का दिन हुआ, तो पहली होरा वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसकी होगी? सूर्य की। मंगल ग्रह। अच्छा सर, मंगल ग्रह। जिस दिन जो दिन आरंभ होगा वही वहीं से होरा आरंभ होगी। जी सर बुधवार जी। के दिन बुध की होरा, वीरवार के दिन वीरवार की होरा, शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा इस तरीके से मानी जाएगी दिनों के हिसाब से, जी सर। है ना? पर ये दसम बहुत मंगल। रेयर होती है, ये भी मैं बता दूं, इससे बहुत रेयर होती है। तो कोशिश करो अपने केंद्र स्थान से, त्रिकोण भाव से, यहीं से ढूंढो। तो सर दसम भाव में मंगल है और मंगलवार को जन्म हुआ है सुबह 8 बजे। हाँ, तो ये मंगल ग्रह किस्मत का ग्रह हो गया। मंगल दसम भाव में। जी सर। हाँ, और कोई केंद्र में और कोई ग्रह नहीं बैठा? राहु केतु। नहीं, राहु केतु बैठा रहे, और उसके अलावा कोई उच्च का होके तो नहीं बैठा ना? मतलब मेरा कहने का मतलब लगन में सूर्य, चौथे भाव में गुरु और सातवें में शनि तो नहीं बैठा? लगन में गुरु है। हाँ, तो लगन में गुरु नहीं, लगन में सूर्य बैठा है, नहीं बैठा? नहीं सर। हाँ, तो बस फिर मंगल हो गया, मंगल किस्मत का ग्रह हो गया। हाँ, मंगल को मानेंगे ना। हाँ, मंगल किस्मत का ग्रह हो गया। जी सर। ठीक है, हाँ लीना जी। सर मुझे एक ही चीज पूछनी है, मंगल के जैसे आपने रेमेडी बताया भाइयों से बनती ही नहीं, हाँ, फिर सिर्फ हनुमान जी वाले सारे रेमेडी करें तो वो मंगल स्ट्रांग हो जाएगा? नहीं, मंगल क्या किस्मत का ग्रह? हाँ। मंगल किस्मत का ग्रह होगा तो देखो कुछ लक्षण जरूर दिखाएगा, ये ध्यान रखना। तो लक्षण क्या दिखाया? भाइयों से झगड़ा। भाइयों से झगड़ा जब भी होगा जब नहीं, मंगल। मेरा ही किस्मत का ग्रह मंगल है, मेरे भाइयों से इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं सेट होती कभी, ना बड़े से होती ना मंगल क्या छोटे से दसम? होती। नहीं, नहीं, वो एक चीज ध्यान स्वग्रही रखना, वाला है। लाल किताब में ध्यान रखना, नहीं फिर अभी जी निकालना नहीं आया शायद, उसको और ध्यान से देखना पड़ेगा। जी। ध्यान से रखना, छोटा भाई मंगल है, बड़ा भाई गुरु है। सूर्य है जी। सूर्य नहीं है, गुरु है लीना जी। सॉरी, गुरु है जी। बड़ा भाई गुरु है, छोटा भाई मंगल है। जी। छोटे भाई से अनबन है तो इसका मतलब मंगल की दिक्कत है। जी जितने भी प्रकार के भाई हैं बाकी के चाचा ताऊ के, जी। वो आपके मंगल हैं। आपका परम मित्र जो है वो मंगल है। जी समझ गए बात को? जो बाकी जी। बड़ा भाई गुरु, गुरु का मतलब ज्ञान देने वाला, जी जिससे आप सलाह ले सकते हैं। जैसे आज भी जिन लोगों में फैमिली यूनाइटेड है, वो कहते हैं हम बड़े भाई से सलाह लेके बात करेंगे। या अपने बच्चों की जी। शादियां कराने जाते हैं, कहते हैं भाई हम एक बार अपने बड़े भाई से पूछ ले, परमिशन ले लें, उनको बता दें कि क्या है क्या नहीं, उनको देखते हैं उनको कैसा लगेगा नहीं लगेगा। तो वो अपने जी भाई से जाएंगे, पूछते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, बेटे की शादी कर रहे हैं, आप बताओ आपकी क्या सलाह है। वो बड़े भाई कहेगा यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो वो वैसे मानते हैं। ये हो गया गुरु, ठीक है, सलाह ले। तो छोटा भाई मंगल, मंगल जब तक किसी रूप से पीड़ित नहीं होगा, जब तक भाई से अनबन नहीं होगी, तो पीड़ित जरूर होगा, तो ही अनबन होगी, ऐसे नहीं होगी। अच्छा, नहीं जैसे किस्मत का ग्रह आपने बताया ना, स्वग्रही मेरा लग्न में मंगल बैठा हुआ है, ऐसा केंद्र हाँ। वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्वग्रही में अगर मैं काउंट करती हूँ तो मंगल बैठा हुआ है लग्न में, उसके हिसाब से किस्मत का ग्रह मेरा मंगल। हाँ, फिर किस्मत का ग्रह बनेगा तो उसको फिर भाइयों के साथ संबंध सुधारने के लिए उपाय करो। अच्छा, मतलब मस्ट होता है कि वी हैव टू पुट एफर्ट कि भाइयों से सुधरे। हाँ, बस साल में 4 बार राखी भेज दो। अच्छा ठीक है। हाँ जी, शिवानी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, यदि है ना, गुरु जैसे आपने बताया बड़े भाई का है, और यदि बड़े भाई से नहीं का मतलब अपने चार्ट में गुरु पीड़ित है। गुरु भाई नहीं है या गुरु भाई से बन नहीं रही? आपकी आवाज कट गई थी। नहीं, गुरुजी जैसे आपने बताया अभी कि छोटे भाई के लिए मंगल को लेते हैं, हाँ, जैसे अभी जो प्रश्न चल रहा था, और बड़े भाई के लिए गुरु को हम बड़े भाई के लिए देखते हैं। जी 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 जी। तो यदि किसी के चार्ट में गुरु अच्छा नहीं है, या किसी की बड़े भाई से नहीं बन रही है, जो कि हमें संकेत मिल रहा है अपनी लाइफ से, तो इसका मतलब है हमारे चार्ट में गुरु पीड़ित है।
हाँ, गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित है। तभी वो और गुरु, आपके हाँ, लक्षण गुरु मिल रहे हैं कि बड़े गुरु भाई से गुरु पीड़ित कैसे देखते हैं? 2 तरीके हैं आपकी कुंडली में। सबसे पहले ये देखो, कहीं सूर्य या चंद्रमा, सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के साथ तो नहीं बैठे। जैसे चंद्रमा राहु के साथ बैठा है या चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, सूर्य राहु के साथ बैठा है या सूर्य केतु के साथ बैठा है। पहला फॉल्ट, अगर कुंडली में ये योग है तो गुरु पीड़ित है। दूसरा फॉल्ट, अगर दूसरे भाव में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में राहु, बुध और शुक्र है 5वें में तो हो तो गुरु पीड़ित है। पीड़ित हो। चलिए सर मेरा क्वेश्चन, हाँ बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ग्रह हमारा किस्मत का ग्रह है और वो मंदा भी है और उसके लक्षण मंदे के दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? असर को ठीक करना चाहिए, कल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ठीक है सर। मंदा को भी ठीक करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, आज 1:10 हो गया है। आप लोगों का संडे का दिन है, एंजॉय कीजिए। कल सोमवार को मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू।